तो गाइस रात के बज रहे हैं 2:10 और मैं पढ़ रहा था द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक मैन बुक। तो ऑलरेडी हम इस बुक पे 2-3 वीडियो बना चुके हैं और 1-2 शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किए थे। तो आगे की जो स्टोरी है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1800 के आसपास से। तो सन 1800 के आसपास क्या होता है कि एक लीडर होते हैं साउथ अमेरिका के, जेम्स मुनरो। ठीक है। और ये एक एग्रीमेंट करते हैं यूएस के साथ। उस समय असल में हो क्या रहा होता है कि जो इक्वाडोर है वो आपका निकल रहा होता है स्पेनिश कॉलोनीज में से। ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट हो रहा होता है। तो जब वो देश बनता है तो वहाँ पे जो लीडर होते हैं वो यूएस के साथ, मतलब जो इनके नॉर्थ में, क्योंकि जो इक्वाडोर है वो साउथ अमेरिका का पार्ट है। तो नॉर्थ में जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, इनके जो डिप्लोमेट्स हैं इनसे वो बात करते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं, उसको बोला जाता है मुनरो डॉक्ट्राइन। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि वो जो स्पेन होता है या जो फ्रांस होता है या जो आपका ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है, जो उस समय पावरफुल होते हैं और अमेरिका के लिए एक खतरा होते हैं, वो नहीं चाहता था अमेरिका कि वो लोग साउथ अमेरिका में आए और वहाँ से अपना एक रूट बनाएं और बाद में जाके वो यूएस के लिए थ्रेट बने। तो उन्होंने क्या किया कि मुनरो साहब से बातचीत करी और फिर इसके बाद इन लोगों का एक अच्छी दोस्ती हो गई, अच्छे रिलेशंस हो गए देशों के, और ट्रेड जो है आपस में लोग करने लग गए। तो इसी बीच अ, ये कहानी चलती रहती है करीब 100-150 साल आगे तक। ठीक है। तब क्या होता है, एक और लीडर आते हैं इनके बीच में। ठीक है। सन 1920 से 1930 के बीच क्या होता है कि एक्वाडोर में बहुत सारे जो है ऑयल के डिपॉजिट्स मिलते हैं। जब ऑयल के डिपॉजिट्स मिलते हैं तो बहुत सारी जो यूएस की कंपनीज हैं वो वहाँ पे कदम रखने की कोशिश करती हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए और बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए। तो एक कंपनी होती है टेक्सिको, TEXACO। वो यूएस कंपनी होती है और वो वहाँ पर जाके अपना झंडा गाड़ देती है और वो वहाँ पर अपना गढ़ बना लेती है। ठीक है। 1970 से 1980 के आसपास क्या होता है कि यूएस और इक्वाडोर के रिलेशंस और अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि अब उनका ऑयल का जो कुछ पार्ट था वो यूएस की कंपनी एक्सट्रैक्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, देश के लिए भी अपने लिए भी। तो जो यूएस है वो उन्हें प्रॉमिस कर देता है कि अच्छा हेल्थ केयर देंगे आपको। ठीक है। आपके रेलवेज जो है आपकी वो बनाएंगे हम, आपके लिए हॉस्पिटल्स बनाएंगे, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देंगे। ठीक है। लोगों का वेलफेयर करेंगे, एजुकेशन के लिए कॉलेजेस स्कूल्स बनाएंगे बड़े बड़े। तो आपकी जो जनता है वो सिविलाइज होगी। ठीक है। और ये यूएस का सिर्फ एक यूएस की एक चाल थी, ठीक है, जिससे कि वो वहाँ पर अपना गढ़ बनाकर आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो ऑयल के रिफाइनरीज वगैरह थे, जो क्रूड ऑयल वहाँ से निकल रहा था इक्वाडोर से, उसको वो अच्छे रेट पे बाहर बेच सकें और पैसा बना सकें। तो ये चीज़ चलती रहती है। ठीक है। 1900 लेट 1990s तक। ठीक है। सन 2000 के आसपास एक लीडर आते हैं इक्वाडोर में जो कि थोड़े से सोशलिस्ट टाइप के होते हैं, कम्युनिस्ट टाइप की विचारधारा के होते हैं। राफेल करिया। राफेल करिया एक गरीब परिवार से होते हैं और उनके जो फादर होते हैं वो ऑलरेडी इम्प्रिजन्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस होते हैं कि उन्होंने ड्रग्स वगैरह सप्लाई करे थे यूएस में। तो वो ऑलरेडी जो है यूएस वगैरह से थोड़ा सा खफा खफा ही रहता था। और बाद में क्या हुआ कि वो थोड़ा सा इंक्लाइंड भी हो गया था इस तरह की विचारधारा के जो यूएस के अगेंस्ट होती थी। तो एक तो फादर की जो इम्प्रिजनमेंट वगैरह का जो सीन था उसका, ठीक है। दूसरा अ, उसके जो हीरोज़ थे, ठीक है, वो भी वो थे जो लैटिन अमेरिका के फ्रीडम के रेवोल्यूशन में
जिन्होंने पार्ट लिया था, जैसे क्यूबा में फिदेल कैस्ट्रो था, चे गवेरा, और आपके साइमन बॉलीवार और शावेज वेनेजुएला से, ये इस टाइप के इसके जो थे हीरोज थे। इसमें से कुछ जो हीरोज थे उनको असैसिनेट भी करवा दिया गया था। अ, शक तो पूरा पूरा यूएस पे ही था, क्योंकि वो एंटी इम्पीरियलिस्ट थे, ठीक है। वो प्रो अमेरिकन पॉलिसीज वगैरह से अपने आप को दूर दूर रखते थे। तो मतलब इस तरह की जो विचारधारा आइडियोलॉजी थी आपके करिया की। तो होता क्या है कि करिया ना खूब अच्छे से समझता है कि ये जो इकोनॉमिक हिटमैन वाला जो सीन है यूएस का, वो कैसे देशों को फंसा रहा है, और कैसे यूएस उनके देशों में जाके उनके ऊपर अपना हक जमाता है और कब्जा कर लेता है उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर, और बाद में कर्जा न देने पर अ, उसको कुछ बोल भी नहीं पाते हैं वो देश, ठीक है। तो जो अ, ये जो लीडर था, ठीक है, राफेल करिया, इसकी खूब फैन फॉलोइंग हो गई, इसकी खूब कल्ट बन गई थी, ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका के अगेंस्ट था, और 100 150 सालों से वैसे ही जो एक्वाडोर था वो परेशान था, ठीक है, प्रो अमेरिकन लीडर से, जो कि सिर्फ फ़ायदा उठाते थे इनका, और देश में कचरा छोड़ जाते थे। तो ये काफ़ी परेशान था, और ये खूब अच्छे से समझ भी रहा था कि पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं। तो इसने क्या किया कि लीडर थे राफेल करिया, इन्होंने सिचुएशन को देखते हुए अपोजिशन यूएस को अपोज किया, ठीक है। तो हुआ क्या, इसने स्टैंडर्ड एंड पुअर होती, ठीक है, एक वहाँ पे फिंच करके रेटिंग होती है, तो इन्होंने जो एक्वाडोर था उसकी वो रेटिंग्स गिरवा दी उनसे, ठीक है। तो किसी भी यूएस के बैंक ने इनकार कर दिया और इनकी रेटिंग गिरा दी, तो फिर ये से भी लोन नहीं ले पाते थे, ठीक है। लेकिन इस मूवमेंट पर काम आया इनके चाइना, और चाइना ने इनको सिर्फ इतना बोला कि ठीक है भाई, हमको अपना क्रूड ऑयल का जो है जो आपका रिजर्व है उससे हमें पे कर देना, इसके अगेंस्ट में हम आपके लिए आपकी जो भी डेवलपमेंट आपका यूएस कर रहा था वो हम कर देंगे, ठीक है। डैम्स बना देंगे, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ठीक है, आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर देंगे, आपके लिए रोड्स बना देंगे, ट्रेड रूट्स आपके लिए जो हम बना रहे हैं न्यू सिल्क रोड करके, उसमें हम आपको आपका एक मौका देंगे ट्रेड करने का दुनिया के साथ। नए नए ट्रेड रूट्स बना रहे हैं हम लोग दुनिया भर में। तो ये चीज़ इसको बहुत अच्छी लगी, राफेल को। तो इसने चूंकि इसकी विचारधारा भी यूएस के अगेंस्ट थी, इसने चाइना का साथ दे दिया, ठीक है। और शी जिनपिंग से काफ़ी बार इसकी मुलाकात हुई, लोगों की इन दोनों के रिलेशंस काफ़ी डीप हो गए, और अच्छा तरक्की करने लग गया जो देश है, ठीक है। एक्सपोर्ट बहुत होने लगा, ट्रेड में बहुत आगे बढ़ गया था इक्वाडोर, कोई इसे जानता भी नहीं था एक टाइम पर। अब जो इनके रेन फॉरेस्ट थे उसमें से जो क्रूड क्रूड ऑयल निकलता था वो दुनिया भर में जाता था, खूब पैसा बना रहे थे ये लोग भी, और लोगों के पास तो कम ही पहुंचता था, लेकिन जो इनके लीडर्स थे, जो डिप्लोमेट थे, तो जो पॉलिटिशियंस थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो कंपनीज इन्वॉल्व थी इन चीज़ों में, उन सबको खूब मोटा पैसा ब्राइबरी के तौर पे, कमीशंस के तौर पे मिलता था, जो इनके दलाल होते थे उनको। तो इससे हुआ क्या कि एक पूरा करप्ट सिस्टम ऑफ चाइना खड़ा हो गया, जो कहने को तो डेवलपमेंट कर रहा था इक्वाडोर में, लेकिन पीछे पीछे वो क्वालिटी चेक्स स्किप कर देता था, ठीक है। किसी भी रफ टफ टाइप की जो स्टील होती है, ठीक है, बुरी से बुरी क्वालिटी की स्टील लगा देते थे डैम्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन में। जो पाइपलाइंस होती थी उनमें जो मटेरियल यूज़ होता था उसका मटेरियल बेकार था। ऊपर से जो लोकेशन थी वो क्योंकि एंडीज माउंटेन पे थी, और उसके आसपास एक वॉल्केनो भी था जो कि एक्टिव था, तो वहाँ से डेब्री आता था, ठीक है। ऊपर से जो एंडीज माउंटेन पे होने की वजह से ये जो है स्टीप था, एकदम सीधी ज़मीन पर नहीं था, स्टीप था।
दूसरा जो वॉल्केनिक एरप्शंस होते थे, आसपास का जो वॉल्केनो था उससे, उसके जो डेब्री होते हैं वो डेब्री भी यहाँ पर आते थे। तो क्या हुआ कि ये चीज़ें डैम्स का जो सिस्टम है उसको अफेक्ट करने लगी, और जो ये जो पूरा सिस्टम था ये बेकार हो गया। करीब माना जाता है कि 7,648 जो क्रैक्स थे वो पाइपलाइंस में मिले थे। जो वाइब्रेशन थी होती थी, ठीक है, इनके गियर्स में, जो वो इतने हैवी होते थे कि वो मतलब सारी जो मशीनरी थी, जो सब चीज़ें थी, उनको क्रैक उनमें क्रैक आ जाते थे उसकी वजह से। तो ये जो चीज़ें थी वो चल रही थी, और इससे हुआ क्या कि जो चाइना था, चाइना के लोग तो कमा रहे थे इक्वाडोर में आके, और जो लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो पावरफुल पीपल थे इक्वाडोर के, और जो यूएस की कंपनीज के, सॉरी, चाइना की कंपनीज के, ये लोग भी खूब पैसा बना रहे थे। और सबसे ज़्यादा तो चाइना पैसा बना रहा था, क्योंकि वो यहाँ से क्रूड ऑयल लेता था और उसको दुनिया भर में बेचता था अच्छे मार्जिन पे, और इनसे बहुत चीप रेट पे लेता था। तो जब इस तरह की चीज़ें हुई तो लोगों की नज़र में आने लगा। बल्कि कुछ सर्वेज ने तो पहले ही बता दिया था कि ये जो डैम प्रोजेक्ट है ये गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उन्होंने इसका पूरा सर्वे किया हुआ था, जो एक्सपर्ट्स थे। ये 2007-8 की बात है, जब ये काम चालू भी नहीं हुआ था। लेकिन किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि पावरफुल पीपल जो है चाइना के साथ थे, तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लोग आवाज़ ही तो रेज़ कर सकते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट हुआ नहीं। बाद में जाके ये जो प्रोजेक्ट है वो बेकार ही हो गया, और ऊपर से 18-20 बिलियन डॉलर्स जो है चाइना का इन पे उधार अलग हो गया। ठीक है। तो हुआ ये कि अब ये जो आपके लीडर थे, राफेल, अ, ये फंसते चले गए इन चीज़ों में। ठीक है, इन्हें पता चला कि भाई एक तरह से चाइना ने भी इन्हें ट्रैप में फंसा लिया, जैसे यूएस फंसा रहा था। जो यूएस ने किया वो चाइना ने किया, और वो करेगा भी। ठीक है, क्योंकि आपने उसको सारा कंट्रोल दे दिया चीज़ों पे। ठीक है। खुद ये जो राफेल थे, राफेल करिया, ये खुद जेल गए थे इसी चक्कर में, ब्राइबरी में। ये प्रूव भी हो गया था कि इन्होंने ब्राइब ली थी, इन्होंने खूब भ्रष्टाचार, करप्शन किया था। तो इस तरह से ये जो कहानी है वो ख़त्म होती है। तो आप बताएं कि आप होते तो मैं यूएस का साथ देते या चाइना का साथ देते? और अगर चाइना के आपको इंटेंशन समझ में आ भी गए थे, तो क्या आप करते, या क्या सही होता है इसमें, ताकि सिचुएशन इंप्रूव हो जाती?